बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील अनवर कमाल कमाल की बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज एक ऐसा पॉडकास्ट करेंगे, एक ऐसी गुफ्तगू करेंगे और एक ऐसी शख्सियत से करेंगे जो कि हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान में रहने वाले या दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान को अपना घर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो घर बनाना, मकान से घर तक का सफ़र एक अलग कहानी है और आज हम एक घर बनाने की कहानी सुनेंगे एक ऐसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के गुरु से जिनका एक बहुत तवील तजर्बा है इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने बहुत सारे मकानात तामीर किए, बहुत सारे घर बनाए, बहुत बिल्डिंगें बनाई। इनसे जानेंगे कि ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कलीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम कलीम साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया शकील साहब, आपने बुलाया, मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा घर भी कलीम साहब ने ही बनाया है। तो आज हमारी गुफ्तगू इस घर के बारे में भी होगी। मैं चाहता हूं कि कलीम भाई आप अपना तारुफ थोड़ा सा बताएं कि कैसे इब्तदाई ज़िंदगी शुरू हुई, कहां से आपने इंजीनियरिंग की। जी ज़रूर। मेरी जो स्कूलिंग है वो कराची की है, कॉलेज लाइफ भी कराची की है और मेरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है वो NUD यूनिवर्सिटी है। मैं 83 का पास आउट हूँ। वाह, बिग हिस्ट्री जी। तो उस ज़माने में ये NUD यूनिवर्सिटी यहीं यूनिवर्सिटी रोड पर थी या वहाँ शहर में थी? जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उस वक्त ये DJ कॉलेज के साथ एक कैंपस हुआ करता था। हाँ। वहाँ पर ये कॉलेज था, NUD कॉलेज था पहले ये। आई सी। दैन जब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया तो ये न्यू कैंपस में शिफ्ट हो गई। तो पास आउट हुआ है मेरा, वो वहाँ से हुआ है। आपने सिविल इंजीनियरिंग में की? जी, मैंने सिविल इंजीनियरिंग। ट्रेड आपकी सिविल इंजीनियरिंग थी। है। वेरी नाइस। तो NUD के ग्रेजुएट और इतना इब्तदाई ग्रेजुएट्स में से जब NUD बन रही थी और नया कैंपस में शिफ्ट हो रही थी, उसके बाद आप कैसे इस काम में आए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे आए? एक्चुअली मेरे जो बड़े भाई थे उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो कुवैत कॉन्सुलेट कराची है। आई सी। तो उसी कंस्ट्रक्शन उनके पास थी तो मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया और हम उस कंस्ट्रक्शन को उसको कंप्लीट किया हमने। उसके बाद फिर कुछ प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल साइड पर हम बहुत प्रोजेक्ट करते रहे। नूरियाबाद उस वक्त बन रहा था नया नया, नूरियाबाद में हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, हब में बहुत प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद तो इंडस्ट्री से निकल के फिर बाद में हम हाउसिंग की तरफ आ गए, फिर बेंगलोर्स बिल्डिंग्स और अभी रिसेंटली हाई राइज बिल्डिंग्स क्लिफ्टन और डिफेंस में, और मौजूदा बैरियर टाउन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं। बड़ा रिच एक्सपीरियंस है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर और इट्स बीन अ जर्नी ऑफ लाइक मोर देन 35 ईयर्स। तो आपने तो इस कराची शहर को बनते हुए देखा होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन में जो आपके नॉर्म्स और वैल्यूज़ थी या जो कंस्ट्रक्शन के, तो आपने तो ये शहर बनते हुए देखा, तो क्या रुझानात थे उस ज़माने में? देखिए, उस वक्त तो ये था कि इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अमूमन लोग खुद कर लिया करते थे। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ नई चीज़ें आईं, कुछ नए लोग आने लगे, नई सोसाइटीज़ आने लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बदकिस्मती से इतना सोसाइटीज़ पर काम नहीं हुआ। गवर्नमेंट लेवल पर हमारी सोसाइटीज़ नहीं बन सकी, कच्ची आबादियाँ वजूद में आ गईं, कच्ची आबादियों में अपनी खुद कंस्ट्रक्शन होने लगी, आबादियाँ उगने लगीं, तो जो अच्छी कंस्ट्रक्शन थी वो नहीं हो रही थी। बिल्कुल सही। इसी वजह से आप देख लीजिए कि बहुत अरसे तक हमारी जो हाई राइज बिल्डिंग थी वो अभी बैंक प्लाजा ही रही, 24.5 मंजिल 25 मंजिल से कह लीजिए आप। सही बात की आपने। और उस वक्त उससे ऊंची हमारी बिल्डिंग्स बनी नहीं, जबकि हमारे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वहाँ कहाँ से कहाँ कंस्ट्रक्शन पहुँच गई। ये फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो अब कुछ कंस्ट्रक्शन में तेज़ी आई और फिर बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई, तो लोगों में भी अवेयरनेस आ गई। लोग फिर प्रोफेशनल्स को तलाश करने लगे, फिर प्रोफेशनलिज्म आ गया, लोगों ने काम करवाने लगे, अब बेहतरी नज़र आई। लेकिन आपकी जो बात से मैंने यहीं से माजरत चाहता हूँ ख़ता कलामी की, कि मैं आप उस पॉइंट पे खुद ही आ गए, मैं खुद लाना चाहता था आपको कि लोगों को अवेयरनेस आ गई। तो एक जो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ कि जी एक कंस्ट्रक्शन किससे करवाएं, यकीनन लोगों ने खुद भी कंस्ट्रक्शन की, गुजर गया वो ज़माना, लेकिन अब तो लोग कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को हायर करते हैं, अब तो लोग आर्किटेक्ट्स का हायर करते हैं, अब लोग बाकायदा डिज़ाइनर्स हायर करते हैं जो कि होम डेकोर करता है।
तो अवेयरनेस इस लेवल पर भी आई। लेकिन ये सब कुछ तो एक शायद इलीट के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी के लिए जो कि बहुत बड़ी आबादी रहती है, उसको भी तो घर बनाना है, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव अरेंजमेंट्स नहीं कर सकता। तो आप क्या समझते हैं कि पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, घर बनाने के लिए एक जो मिथ हमारे यहाँ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो माइंडसेट है कि जी वो ठेकेदार, ठीक है, उसका नाम सुन करके ही जो है ना वो एक अजीब सा कुछ ख्याल आता है, और अगर हम उसके साथ हमारा हो जाए, वास्ता पड़ जाए, तो फिर जिस सऊबतों से, जिस परेशानियों से गुजरती है आवाम, वो एक अजब कहानी है, अलग कहानी है। तो इसमें जो गैप है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसको भी हाईलाइट कीजिए और उस ठेकेदार फिनोमिना को भी डिफ़ाइन कीजिए, और किस तरह से इस गैप को पढ़े लिखे तरीके से इंजीनियरिंग क्वालिफाइड लोग जो हैं वो इसको फिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी गुफ्तगू कीजिए। देखिए, एक हमारे यहाँ लोगों में एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर उन्होंने किसी प्रोफेशनल आदमी को हायर किया या किसी इंजीनियर को हायर किया या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके पास पूरा स्टाफ मौजूद है, जिनके पास आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर्स हैं और स्किल्ड लेबर है उनके पास, उनसे हम काम करवाएंगे तो शायद हमें कॉस्टली पड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है। होता क्या है, एक आम जिसको आपने ठेकेदार कहा, वो आकर आपको मिसगाइड करता है, आपको ये कहता है कि मैं सस्ता काम कर दूंगा, लेकिन आपको ओवरऑल अगर आप एंड पे जाएं तो आपको वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है बनिस्बत उनके जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल जब काम करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये होता है कि ज़्यादा सरिया डाल दीजिए, स्टील डाल दीजिए तो ज़्यादा बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी, या ज़्यादा सीमेंट डाल दीजिए तो ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं होता। स्पेसिफाइड चीज़ें होती हैं, लोड डिज़ाइन होता है, उसके बाद लोड डिज़ाइनिंग के बाद उसकी कंक्रीट डिज़ाइन होती है, जिस टाइप का भी प्रोजेक्ट हो, उसके बाद उसको जो है वो आप कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। तो ये जब तक आवाम का माइंड सेट तब्दील नहीं होगा कि वो ये नहीं समझेंगे कि एक्चुअल है क्या, तब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी। और अब तक मैं माजरत के साथ अभी भी वो चीज़ें हम उससे बहुत दूर हैं। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी भी इससे बहुत दूर हैं इस वक्त भी, क्योंकि हम एक प्राइस कॉन्शियस कंट्री में रह रहे हैं, या हमारे पास क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है लोग। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली हो रही है, जैसे कि अवेयरनेस का ही मसला है। जी, अवेयरनेस का माइंडसेट का मसला है। हालांकि आप तो लोगों ने बड़े इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, लोग दुनिया देख रहे हैं, और अब सब कुछ आपके हाथ में ही दुनिया नज़र आ रही है कि दुबई में कैसे हाई राइजेस बन रही हैं, इसी तरह कॉन्डोमिनियम्स कैसे बन रही हैं, पेंट हाउसेस कैसे बन रहे हैं, एक विला कैसे बन रहा है, चाहे वो छोटा ही सा क्यों ना हो। तो ये सारी बातें तो अब लोगों को अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, तो आप समझते हैं कि अब अवेयरनेस आना शुरू होगी लोगों? जी, ऐसा ही है। उसकी आपको नज़र आएगा, लेकिन ये कहाँ है? आपको DHA में मिल जाएगा, क्लिफ्टन पे मिल जाएगा, आपको इस्लामाबाद में मिल जाएगा, लाहौर के कुछ इलाकों में मिलेगा आपको, कराची में बहरिया टाउन में मिल जाएगा आपको, या और कुछ सोसाइटीज़ आ रही हैं। लेकिन जिस तरह पूरी तरह से फैल जाना चाहिए था वो अभी नहीं है। उसमें प्राइवेट सेक्टर से भी प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट सेक्टर से तो बहरहाल है ही। और लोगों को एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। मकान इंसान ज़िंदगी में एक दफ़ा अमूमन बनाता है, वो भी अगर उसको चांस मिल जाए तो। सही कह रहे हैं। दूसरा मकान तो बनाने की नौबत शायद कभी आती हो। इतना बड़ा बजट आप लगाने जा रहे होते हैं, आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा रहे होते हैं, लेकिन आप एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल इंजीनियर को हायर नहीं करते। अगर आप उसको हायर कर लेंगे तो आपको बहुत सारे आने वाले मसाइल से बच जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे, आपको एक बेहतर रिहाइश मिल जाएगी जिसमें आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। और वो लॉन्ग लास्टिंग घर भी होगा। एग्जैक्टली, उसके अंदर रिपेयर्स और मेंटेनेंस के ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपका मटेरियल सही होगा, आपकी तमाम दूसरी जो भी उसमें ख़र्चा आ रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है, जो फिक्सचर्स पे लग रहा है, जो फिट, वो आपको मशवरा देगा, आपको बताएगा। अब हर चीज़ चमकने वाली चीज़ तो बेहतर नहीं लगती ना, आप उसको ये भी देखना है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग क्या है, वो सब चीज़ें देखनी है, वो आपको चेक करनी होती हैं। ये जो टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से इस वक्त हमारी दुनिया को कैप्चर कर लिया है और मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो यकीनन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से फास्ट काम करना, एक ज़माने में जो है ना वो शटरिंग किस किस्म की होती थी, अब जो है वो नट बोल्ट के साथ स्पेशलाइज्ड शटरिंग इस्तेमाल हो रही है। अब किस तरह से आपकी केमिकल यूजेज होता है जिससे कि सीपेज से बचा जा सकता है। हाई राइजेज स्ट्रक्चर करने के लिए किस तरह से क्रेनें इस्तेमाल होती हैं। टर्किश बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी चाइनीज़ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बड़े मॉडर्न तरीके से हो रही है। पाकिस्तान में अभी तक कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आता क्योंकि बिल्डर टाइमलाइन मुकम्मल नहीं कर पाता।
क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन अब कुछ फ़र्क पड़ा है, ऐसे मशीनरी आ गई है, लोगों की अवेयरनेस आ गई है, टर्किश काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा टर्किश कंपनीज बहुत अच्छी जो है फॉर्मवर्क ले आए हैं। जैसे जर्मनी का पेरी पेरी फॉर्मवर्क्स है, बहुत अच्छा फॉर्मवर्क है, वो लेकर आए हैं। यहाँ भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो फ़र्क पड़ा है। लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है तो लोग थोड़ा सा उससे ज़रा बचते हैं, लेकिन लामोहला आना उसी तरफ पड़ेगा। आपको कुछ अरसे के बाद आपको फिजिबल ही नहीं रहेगा कि आप इस पुराने फरसुदा तरीक़ों पर काम करवाएं। काम फास्ट हो जाता है, आप जल्दी काम करके देते हैं, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, लोगों को भी जल्दी रिहाइश मिलती है, तो फ़र्क पड़ेगा और उस तरफ आना पड़ेगा। और लोग आ रहे हैं, टाइम लग रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब आने वाले दिनों में उससे हम बच सकेंगे और ना बच सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर शायद टाइम का भी है। लोगों को घर अगर जल्दी बनाना है तो अगर वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और नई मॉडर्न मशीनरी को यूज़ करेंगे तो शायद घर जल्दी बन सकेगा। एग्जैक्टली। या ये जो फिनोमिना था कि नीचे इतने दिन 15 दिन शटरिंग खुलने के बाद जो है वो तराई होगी और उसके बाद जो है फिर उसको सूखने दिया जाएगा, फिर उसके बाद चुनाई शुरू होगी, तो क्या ये कॉन्सेप्ट आज एग्जिस्ट करते हैं? जी, अब एडमिक्सचर्स आ गए हैं। आपको 15 दिन या 20 दिन की जो चीज़ें थी, जब आपको तराई करनी होती थी, एडमिक्सचर्स यूज़ कर रहे हैं, आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, आप फास्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपकी मशीनरी आ गई, आपको क्रेन्स बड़ी बड़ी आ गई हैं, आपको टावर्स आ गए हैं आपके, और बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो अब तक हम तक तो पहुंची ही नहीं है। आप जैसे आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, आप उस पर जाइए, देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। 2-2, 4-4 किलोमीटर की सड़कें जो है ना, वो कितनी तेज़ी से बना देते हैं, पता ही नहीं चलता, एक दिन में बन जाती। डैम्स देख लीजिए, उन पर कैसी कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड्स देख लीजिए आप, हाई राइज बिल्डिंग्स देख लीजिए, मोटरवेज, फ्लाईओवर्स, आपको आना पड़ेगा उस तरफ, और आ रहे हैं। ठीक है। हमारे में कराची में बड़ा हमने देखा, मैं लाहौर जाता हूँ, इस्लामाबाद जाता हूँ, पंजाब के दीगर शहरों में जाता हूँ, तो बड़ी अच्छी प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहा होता है। यहाँ पर DHA या बैरिया टाउन के अलावा प्राइवेट सेक्टर का इतना अच्छा काम नज़र नहीं आता। गो के चंद अच्छे बिल्डर्स भी हैं जो कि पायदार और अच्छी लिविंग क्रिएट करके अपार्टमेंट्स बना के दे रहे हैं। तो ये तो खैर कराची का अलमिया और उस कराची का नौहा पढ़ने की हमें अब आदत हो गई है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ ये जानना कि ये जो एंड यूज़र है जिसको घर चाहिए, वो बेचारा एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, वो एक वकील है, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक हाउसवाइफ है, वो किस तरह से इस ठेकेदार माफिया के चुंगल से बाहर निकले? क्योंकि लामहला वो घूम घूम करके वही आ जाते हैं और लोग रेफ़र भी करते हैं कि अरे ये नहीं, ये सस्ते में बना देगा, और हम, आपने कहा प्राइस कॉन्शियस हैं, तो ये माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए? देखिए, प्लान कीजिए आपको क्या चाहिए। आप अपनी एक लिस्ट मेंटेन कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट कितना है, आप उसको सामने रखते हुए एक आर्किटेक्ट को हायर कीजिए। उस आर्किटेक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए, वो आर्किटेक्ट आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रपोजल देगा, आप उसमें से प्रपोजल चूज़ कीजिए। उसके बाद एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर प्लस इंजीनियर हायर कीजिए। अगर आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही हायर कर रहे हैं, आप किसी और से करवाना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल इंजीनियर, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो, उसको हायर कर लीजिए, ताकि वो आपके प्रोजेक्ट को या घर को देख सके, वो उनको बता सके कि तुम क्या करना है, किस तरह करना है, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट क्या हैं, वो तमाम चीज़ें जब बताएगा तो आप उसके बाद आप उसके साथ जब बैठ जाएंगे, टाइमलाइन सेट कीजिए, आप अच्छा काम करवा आप कॉस्ट इफेक्टिव भी बना सकेंगे। जी बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो आपको सही स्पेसिफिकेशंस बताएगा, सही चीज़ें बताएगा कि कितना सरिया इस्तेमाल होना है, कितनी बोरी सीमेंट लगेगी, कितनी आपका जो है ना वो ब्लॉक मशीनरी यूज़ होगी, ये सब चीज़ें वो टेक्निकली आपको गाइड करेगा। BOQ आपको देगा, उसके बाद आपके सामने हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। आप फैसला कर सकेंगे कि आपका बजट इतना था, आप इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं या आप और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, आप उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप उसमें उसके हिसाब से और चीज़ें बढ़वा लेंगे। देखिए, वैरायटी बहुत है। मैं एक मिसाल दूंगा, टाइल्स की वैरायटी बहुत वैरायटी है, या टॉयलेट फिक्सचर्स की वैरायटी बहुत वैरायटी है। आप अपने बजट के हिसाब से उसको कट डाउन या बढ़ा सकते हैं, तो आपको कॉस्ट इफेक्ट करेगा ना सिर्फ, बल्कि आप एक अच्छी चीज़ आप बना पाएंगे। मकान बनाता है आदमी, उसमें खुश होता है, बिल्कुल सही बात, अपने घर वालों के साथ जाता है, खुश होता है। ये आपने एक बात बताते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि दो किस्म के यहाँ पर रेट चल रहे होते हैं, एक लेबर रेट होता है और एक जो है विथ मटेरियल रेट होता है। ये कराची में ये माइंडसेट है, तो मैंने कहा कि आपसे भी पूछ लूँ, तो ये
कोई एक बेटर सोल्यूशन नहीं है कि मैं टेंशन फ्री हो जाऊं और मेरा घर जो है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू माय बजट, अकॉर्डिंग टू माय टाइमलाइन बन जाए? ऐसे प्रोफेशनल लोगों को मैं कहाँ ढूंढूं और ऐसा क्या मंत्रा है आपके पास जो आप प्लीज़ हमारे सुनने वालों को भी ये आइडिया दें और मुझे तो ज़रूर दीजिए। देखिए, सबसे दोनों ही तरीके बेहतर हैं। लेबर रेट भी बेहतर है और विद मटेरियल भी बेहतर है। लेबर रेट के अपने कुछ मसाइल हैं, विद मटेरियल के कुछ अपने मसाइल हैं। विद मटेरियल में क्लाइंट को ये शिकवा होता है कि मैंने ये कहा था, आपने ये नहीं किया। आई सी। लेबर रेट में ये मसला होता है कि क्लाइंट आपको मटेरियल सप्लाई करता है, वक्त पर नहीं कर पाता, आपकी लेबर वेस्ट हो रही होती है, आप लॉस में जा रहे होते हैं, एक नया इशू खड़ा हो जाता है। अगर हर चीज़ को डिटेल ड्राइंग के बाद, BOQ के बाद अगर लिख लिया जाए और उसको तमाम चीज़ें मेंशन कर दी जाए, ना वो उससे हटे और ना आप इससे हटें। कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, उसमें दोनों एग्री करें और उसके बाद ना आप उससे बाहर जाएं ना वो बाहर जाएं। टाइमलाइन सेट कीजिए, पेमेंट का शेड्यूल सेट कीजिए और उसमें सुपरविजन का रखिए कि हम अपने तौर से थर्ड पार्टी से सुपरविजन करवा लेंगे या किसी और से करा लेंगे, या हम अपना इंजीनियर हायर करके आपके ऊपर रख रहे हैं यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर गाइडलाइन देगा और वो हमें भी बताता रहेगा। तो मेरा ख्याल है बहुत आसानी हो जाएगी दोनों के लिए। दैट्स अ नाइस आइडिया कि हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर करके उसको आगे बढ़ाया जाए। आपने बड़े तफसील से और तरीके से ये बात तो बता दी। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये इतना शहर जो है शुतरे बेमहार की तरह जो बढ़ा जा रहा है, आपने ख़ुद कहा कि पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लो है, लोग दूसरे शहरों से भी यहाँ आते हैं डिफरेंट माश के लिए, रोज़गार के लिए, पढ़ने के लिए। तो जाहिर है ये शहर की आबादी भी, मुल्क की आबादी भी बढ़ रही है। घर कितना ज़रूरी है? देखें, सबसे पहले तो रिज़्क और उसके बाद छत तो ज़रूरी है ही है ना। मामला ये, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये कहते हैं कि 10 साल का जनरेशन गैप होता है। ओके। एक एक नया लड़का है, वो 20 साल का है, 10 साल बाद उसको एक फैमिली हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही है। उसको एक घर की, एक कमरे की तो कम से कम ज़रूरत है। एक घर है 120 गज का घर है, उसमें 2 बेडरूम है। अब उसको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा वो एक छत और डाल के ऊपर बना लेगा, लेकिन जैसे जैसे फैमिली बढ़ेगी तो घर तो चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सोसाइटीज़ नहीं बनी, इसलिए कच्ची आबादी वजूद में आती चली गई और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हो गए। एक अहम चीज़ ये है कि चूँकि रोज़गार के मौक़े कराची में बहुत ज़्यादा हैं, हर लेवल का रोज़गार मौजूद है, छोटा बड़ा हर तरह का। जो आता है ये शहर उसको अपने दामन में समेट लेता है और उसको जगह दे देता है और उसको रोज़गार भी दे देता है। आपको कराची में कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं पर कोई भूखा, आप समझ लेंगे मेरी बात, कि कोई भूख से मर रहा हो। हर किस्म की चीज़ें लोग, तो मुल्क से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है कराची की तरफ। न सिर्फ वो काम करने के लिए आते हैं बल्कि कुछ अर्से बाद अपनी फैमिली को भी यहीं सेटल कर लेते हैं। इसलिए फैमिली यूनिट्स यानी घरों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये एक इतना बड़ा काम है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसको आज आप भी शुरू करेंगे, आज भी शुरू करेंगे तो आपको बहुत टाइम चाहिए। आपको सोसाइटीज़ बनाने चाहिए, आपको सोसाइटीज़ फ्लैट्स बनाने चाहिए, आपको बिल्डिंग्स बनानी चाहिए ताकि लोग जो हैं उसमें जाके अकोमोडेट करें। आप उनको कहाँ पर करेंगे? और ये आज जितनी प्रॉब्लम्स है, ये आप यकीन कीजिए ये मुस्तकिल बढ़ती चली जाएंगी। डे बाय डे ये प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी। अगर आपने आज इसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई, कोई फ़ैसला नहीं किया या कोई आपने अच्छा उसूल नहीं बनाया तो ये मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। इस मौजूदा हुकूमत ने भी शायद ये इनिशिएटिव लिया, नया पाकिस्तान हाउसिंग और नया पाकिस्तान के नाम पर उन्होंने भी 50 लाख घर बनाने का वादा किया है। तो वो उसी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए शायद उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया। लेकिन ये है कि अब ये मुकम्मल होता है या नहीं होता है ये तो एक फैसला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये इसका मतलब है कि डिमांड इस वक्त मार्केट में हर वक्त ही मौजूद रहती है और जैसा आपने कहा कि हर 10 साल के बाद एक जनरेशन को नए घर की ज़रूरत पड़ती है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है कराची के अंदर, माइग्रेशन फ्रॉम अदर सिटीज़, ये सब इस ज़रूरत को रोज़ अफजू उसमें इजाफा कर रहा है। Exactly. अब ये बताइए कि इस इंडस्ट्री में आज मौजूदा, जब हम 2021 के इख्तिताम पर हैं और 2022 की इब्तदा में खड़े हैं, क्या चैलेंजेस का सामना है, क्या मसाइल हैं? इंडस्ट्री के मसाइल सबसे बड़े तो ये है कि प्राइसेस जो है ना वो नहीं रुक रही है। इन्फ्लेशन, महंगाई।
महंगाई की वजह से आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट करके उसको पूरा करने के काबिल नहीं रहते। कोई बिल्डर है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई भी मकान बनाने के लिए जा रहा है। पहले ये होता था कि 1 साल के बाद बजट आता था, आप 1 साल की प्लानिंग कर लिया करते थे, आपके प्राइसेस नहीं बढ़ा करते थे। अब आपको रोज़ का पता नहीं होता, आज आपने जो चीज़ परचेज़ की है कल हो सकता है वो उस पर रेट पर ना हो। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लोग उसमें आते हुए डर रहे हैं, लोग परेशान हैं इस मामले में। जब तक इस पर कोई बात नहीं होगी, जब तक इसको किसी लेवल पर नहीं रोका जाएगा या इसका कोई हल नहीं निकाला जाएगा, ये मसला तो मौजूद रहेगा। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि मकानों की ज़रूरत है, इसलिए मकान तो बनने चाहिए। कलीम भाई, 2008 में आपने मेरा मकान बनाया था जी। आज हम 2022 में खड़े हुए। इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 13 ईयर्स। 12 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है इस बात को। उस वक्त मेरी सोसाइटी में इक्का दुक्का मकान बन रहे थे जी। आपने भी देखा होगा। आज मैं देखता हूँ कि इतने मकान बन रहे हैं और आज मैं सोचता हूँ कि मैं मकान बना सकता आज के दौर में, तो खुदा की कसम मैं नहीं बना सकता। Exactly, ऐसा ही है। ठीक है। हाँ, ये और बात है कि उस वक्त भी मुश्किल था, लेकिन बहरहाल उस वक्त जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी वो भी हमें महंगी लगती थी, लेकिन हम बना गए मकान। आज वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 टाइम्स हाई हो चुकी है, लेकिन आज भी मकान उतनी ही तेज़ी से बन रहे हैं। और वो बात बिल्कुल सही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, माइग्रेशन हो रही है, तो लोगों को मकान की तो ज़रूरत है और मकान बनेंगे। और नई बस्तियां भी बस रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब सुपर हाईवे पे हम जाते हुए घबराते थे एक ज़माने में, बिल्कुल। ठीक है। आज आप बहरिया टाउन जाते हैं, आज आप DHA जाते हैं, और इवन नूरियाबाद तक सोसाइटियाँ बन रही हैं। तो अब हमें ये जानना है कि ये जो चैलेंजेस हैं, तो ये तो आपने जिक्र कर दिया कि महंगाई सबसे बड़ा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काबू में नहीं। अच्छा, हम इस पर अलग से एक और गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। आपसे इस्तदा भी है कि आप एक वक्त निकालिएगा, हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर और इसके ऊपर बहुत एक सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और लोगों को एक बेहतर सोल्यूशन देने की भी पर जाएंगे। अभी मैं ये चाहता हूँ आपसे पूछना कि चैलेंजेस में तो सबसे बड़ा चैलेंज आपने महंगाई बताया, लेकिन इसके अलावा क्या हमारे यहाँ जो चैलेंज नहीं है, जो इन दिनों नस्ला टावर हुआ और ये जो परमिशंस होती हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की और दीगर एजेंसीज़ की, इसका क्या चैलेंज है? ये चैलेंज नहीं नज़र आ रहा आपको यहाँ? मुश्किलात, रिश्वत, ये सब मामला। देखिए, बहुत सही आपने बात की शकील भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। मैटर यही है कि होना क्या चाहिए था कि सोसाइटीज़ बननी चाहिए थी। आप देख लीजिए, स्कीम 33 कब की सोसाइटी है, यानी एक हिजरी की, 71 की। उसके बाद उस सोसाइटी का हाल क्या हुआ, आज तक डेवलप नहीं है पूरी तरह। इसके बाद गवर्नमेंट ने गुलिस्तान जौहर को अनाउंस किया। गुलिस्तान जौहर किसी हद तक चूँकि शहर के बीच में था वो आबाद हो गया। उसी के साथ शाह लतीफ़ टाउन अनाउंस हुआ था। आप शाह लतीफ़ टाउन की हालत देख लीजिए जाके, आप सुरजानी टाउन की हालत देख लीजिए जाकर, वहाँ डेवलपमेंट नहीं की। तैसर टाउन में डेवलप नहीं। इसका इम्पैक्ट क्या आया? चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से जो इदारे हैं वहाँ पर रिश्वत माफिया बैठी हुई है, वो उन्होंने क्या किया, आप नाज़माबाद का हाल देख लीजिए, अजीज़ाबाद का हाल देख लीजिए, हुसैनाबाद का हाल देख लीजिए, नॉर्थ नाज़माबाद का हाल देख लीजिए। वहाँ पर आपके जो है यूनिट्स बनने शुरू, पोर्शंस बनने शुरू हो गए एक पर एक। वो उनको सूट करता था, वो उसकी रिश्वत लेके वो बनाने लगे। इसकी वजह से लोग इस तरफ आ गए और उसमें ये हुआ कि सोसाइटीज़ शहर फैलने से बच गया। जो इंतहाई गरीब लोग थे वो कच्ची आबादियों में, कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर और इधर उधर जाकर उन्होंने आबादियाँ बनानी शुरू कर दी, नालों पर आबादियाँ बनानी शुरू कर दी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ बेहतरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे डिसीशंस ले रहा है, एक्शंस ले, लेकिन ये इन लोगों को फिर एक रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होगी, इनको फिर मकान की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए इस वक्त भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। आप देखिए, लियारी एक्सप्रेस पे बना था तो तैसर टाउन के पास इन्होंने रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था। आप उसकी हालत जाके देख लीजिए, खुदा की बस्ती से आगे उसकी हालत देख लीजिए, वो भी डेवलप नहीं हो सका। जब तक आपका तैसर टाउन अनाउंस हुआ, तैसर टाउन में अभी तक डेवलपमेंट नहीं है। जब तक आप ये चीज़ सोसाइटीज़ नहीं बनाएंगे, इन माफियाज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, तो नस्ल टावर भी बनते रहेंगे और दूसरी ये पोर्शंस भी बनते रहेंगे और शहर में जो है ना वो लोग अपने लिए तो जगह तो चाहिए।
देखिए जैसे पानी की मिसाल है, वो अपनी जगह बना लेता है, लोग भी अपनी जगह बना लेते हैं, लोगों को जगह रहने को जगह तो चाहिए। और इस तरह की कच्ची आबादियाँ बनने से, इलीगल कंस्ट्रक्शंस होने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हो रहा बिल्कुल है, ऐसा ही आपको सीवरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे आपको ही पानी का मसले पानी का हो रहे हैं, आपकी सड़कें के प्रॉब्लम यही हो रहे वजह हैं, और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई सही मानों में कदम उठा ही बिल्कुल नहीं नहीं रही उठा है। रही। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इन चैलेंजेस के बावजूद डू यू स्टिल थिंक कि ये बहुत अच्छा काम है, इसमें स्कोप है, 100% कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे 100% ग्रो करेगी, आगे लामहला करेगी। देखिए जैसे आदमी को रोटी की ज़रूरत है, ऐसी रिहाइश की ज़रूरत है, और ये 100% ये रुक नहीं सकती, इसको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, आप देख लें सुपर हाईवे पर आप नूरियाबाद तक तो पहुंच गए, बल्कि उससे कुछ और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। एक साइड पर हमारा पूरा समंदर ने कवर किया हुआ है, वहाँ आप नहीं बढ़ सकते, सब सारी की सारी जो है वो सुपर हाईवे की तरफ जा रही है, तो लामहला जाना पड़ेगा। और ये काम बहुत अच्छा है, और ये एक आप देख लीजिए पाकिस्तान में इस वक्त बिज़नेस कौन सा हो रहा है, आपकी या तो एग्रीकल्चर हो रही है, या आपकी कंस्ट्रक्शन जितने लेवल पर भी हो रही है, या टेक्सटाइल है, और कोई बताइए मुझे कोई बिजनेस हो रहा है। मैं तो काफ़ी एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में भी जानता हूँ सिंध से और पंजाब से, जहाँ सोसाइटियाँ कट रही हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ, ये तो आपने अच्छा कहा कि बिल्कुल ये ग्रोथ है इस काम के अंदर, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे फ्लरिश करेगी, और डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, चैलेंजेस हैं, एजेंसियों के जो हमारी जो SBCA है और दीगर इदारों के KDA है और दीगर जो इदारे हैं, उनकी मनमानियों के बावजूद भी मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि लोगों को घर बनाना है। अब मुझे सिर्फ आखिरी बात पर हम आज यहाँ से आपसे इजाज़त लूँगा, बहस तवील हो गई हमारी, वो ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जिसे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं, इस वक्त गैप आपको क्या नज़र आता है, और उसको गैप को कैसे फिल किया जा सकता है? मतलब क्या इसमें वो, जैसा मैं बार बार आप सोचते होंगे कि मैं उसी नुक्ते पर पहुंच रहा हूं, ठेकेदार मेरे जहन में आ जाता है बस, और मुझे फिर अजीब सी बेचैनी होती है। देखिए सबसे बड़ा गैप है प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ठीक है ना, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लोगों को सही चीज़ नहीं मिल पा रही, लोग परेशान होते हैं, डरते हैं किसी को काम देते हुए, काम करवाते हुए। आप सही चीज़ चूज़ कीजिए, आप मिनिमम बजट में भी अच्छा घर बना सकते हैं। ओके, डेफिनेटली बना सकते हैं। आप अपनी फैमिली देखिए कि आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितने यूनिट्स आपको चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका बजट कम है तो आप एक बड़ी घर बनाएं, बड़ी इमारत ना बनाएं। आप बड़ी इमारत ना बनाएं, आप फैसला करें, आप अपने घर वालों के साथ एक मुशावरत करें, उसके बाद आप एक फ़ैसला करके अपना यूनिट देखें। आप ये देखें कि आप मकान किस जगह बना रहे हैं, सोसाइटी कहाँ है, वहाँ सर्विसेज मौजूद हैं या नहीं है, आपको ट्रांसपोर्टेशन है, स्कूलिंग है, मार्केट है, हॉस्पिटल्स हैं, कितने करीब हैं, कितने दूर हैं, आप कितना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें देखते हुए आप इस वक्त भी कर सकते हैं। एक गैप आपने आइडेंटिफाई किया प्रोफेशनलिज्म का, इज ऑनेस्टी, सिंसेरिटी भी कोई गैप है आपको नज़र आता है? 100% इसका तो सबसे ज़्यादा है। सिंसियरिटी नहीं है, दोनों साइड से नहीं है, किसी साइड से नहीं है। अच्छा, दोनों साइड से मुराद मकान बनाने वाला जो है वो भी, और कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी साइड पर जी। देखिए कॉन्ट्रैक्टर साइड पर यह है कि जो मिस्त्री होता है वो कल एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। हाँ, ये मैंने बहुत देखा, मेरे आसपास बहुत सारे मिस्त्री, राज मिस्त्री थे जो ठेकेदार बन गए और करोला गाड़ियों में घूम रहे। जी बिल्कुल। अब होता क्या है कि वो मिनिमम साइड पर जो है ना कॉस्ट करता है, और लेकिन ये कि वो मैक्सिमम वसूल कर लेता है। अच्छा। क्योंकि वो आदमी जो अपना मकान बनाता है वो फंस चुका होता है, उसको पता कुछ नहीं होता, ना उसको रेशोज़ का पता है, ना उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ का पता है, ना उसको कंक्रीट का पता है, कोई चीज़ उसके इल्म में नहीं है। बस उसने कहा कि जी ये प्लिन डाली, उसके बाद कॉलम उठाए, दीवारें उठाई, छत डाली और उसको फिनिश कर दी। वो कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता है, कॉपी पेस्ट भी नहीं होता सही, वो नहीं हो पाता, कॉपी पेस्ट भी सही नहीं है। इस गैप को कौन लोग फिल करेंगे? प्रोफेशनल्स से क्या मुराद है आपकी? इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, क्वालिफाइड इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, स्किल्ड लेबर, बेहतरीन सुपरविजन और सिंसेरिटी, अपने काम से सिंसेर होना। मैं अपने प्रोफेशन से सिंसेर हूँ, मुझे अपने नाम को इस्तेमाल करना है। मुझे ये नहीं है कि मुझे आज एक यूनिट करना है, कल इसको छोड़ के चले जाना है और दूसरे को पकड़ लेना है। मुझे अपने नाम को चलाना है, मुझे अपना नाम ज़िंदा रखना है, अपने काम को ज़िंदा रखना है। यही लोग कर सकते हैं, और अच्छा लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बहुत बुरा काम नहीं हो रहा, काम बहुत अच्छा भी हो रहा है, और लोगों को अवेयरनेस भी आ गई है। लोगों के पास सोशल मीडिया है। आप सिंपल सी बात है,
आप एक मकान बनाने जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया से मदद ले लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता वो पता चल जाएंगी। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको मिसगाइड कर रहा हो, आपको मालूम हो जाएगा कि आप ये मटेरियल में बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं। आप बहुत सस्ता मटेरियल, महंगा मटेरियल और महंगा मटेरियल, जो कि फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा आप चार चांद लगा जी, सकते हैं, ड्यूरेबल आप क्या क्या मटेरियल, कुछ कर जी, सकते हैं। बिल्कुल। कलीम भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस गैप को फिल किया जा सकता है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है और यकीनन प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग इस गैप को फिल करेंगे और हमेशा हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा ही होता है। अगर उसकी रेगुलेशंस के तहत काम किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, उसको तमाम तर कागजी कार्रवाइयाँ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की शक्ल में पाबंद कर दिया जाए दोनों पार्टियों को, तो यकीनन एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन हो सकती है। आज हमने बात की कलीम साहब से और एक घर बनाने का नुस्खा तो नहीं मिला हमें, लेकिन बहुत सारी काम की बातें हमें पता चली। थैंक यू वेरी मच कलीम साहब, और हम इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे प्रॉपरली स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के किसी एक पोर्शन के ऊपर, एक घर बनाने के तरीके के ऊपर बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के दीगर पहलुओं के बारे में बात करेंगे, और आपसे ये गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा मुस्तकबिल में भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में गाइडेंस भी देते रहेंगे, काउंसिल भी करते रहेंगे, और आपको सही सोल्यूशन देने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर आप राब्ता भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।